Good morning class. Today I am going to teach you the most important topic electric cell. इलेक्ट्रिक सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, अक्सर बच्चे क्लियर नहीं होते हैं क्या है, कैसे है, ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इन सब में थोड़ा ही काफ़ी माइन्यूट डिफरेंस होता है। हम आपको एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आप अगर हमारी वीडियो में नए हैं तो इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल से केमिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल सेल ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, इसका ये फंक्शन है, क्या करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल सेल होता है इसमें एक लिक्विड होता है, केमिकल होता है जो किसी कंटेनर में जो है वो रखा होता है और इस लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इन इलेक्ट्रिक सेल ये लिक्विड इज कंटेन्ड इन ए वेसल, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है द लिक्विड विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, क्योंकि एसिड्स जो होती हैं वो कंसनट्रेट फॉर्म में अपने एसिड बिहेव को नहीं शो करती हैं, इसलिए इसका एक एक्वस सोल्यूशन होता है। तो इन इलेक्ट्रिक सेल एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, साल्ट्स के भी हो सकते हैं, contained in a vessel and two metallic rods are immersed in it। और इसमें दो मेटालिक रॉड होती हैं जिनको इमर्स किया जाता है। They are known as electrodes। इन इलेक्ट्रिक मेटालिक रॉड्स होती हैं, मेटालिक रॉड्स। Two metallic rods are immersed in the liquid, they are known as electrodes। ये हैं इलेक्ट्रोड्स। जब इसमें रिएक्शन होती है तो ये अपने जो लिक्विड में रिएक्शन होती है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसलिए अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कोई भी लिक्विड लिया है H2SO4, तो ये H प्लस और SO4 माइनस आयंस में डिकम्पोज हो जाता है और एक सेल पर जो है आपका प्लस पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं और दूसरे पर नेगेटिव आयंस डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इस तरह से एक पॉजिटिव को हम एनोड कहते हैं, दिस इज एनोड, और नेगेटिव जो होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। तो when electrolyte is decomposes in its components ions, तो positive ions deposit, positive ions start to collect on one electrode and negative ions start to collect on the another electrode। पॉजिटिव आयंस जिस पर कलेक्ट होते हैं उसको हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव आयंस जिस पर कलेक्ट होते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं।
तो इस तरह से आपका फंक्शन होता है, कैसे बना होता है। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये आपका कैथोड और एनोड हो जाता है। इसके बाद जो होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम इंटरनल रेजिस्टेंस समझ रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance is denoted by small r। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब सेल में को किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं तो करंट के फ्लो में जो इसका सॉल्यूशन रेजिस्टेंस पेश करता है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ द सेल in the flow of electric current is known as internal resistance। तो internal resistance जो सॉल्यूशन के द्वारा, जब इसको हम किसी भी सर्किट से जोड़ते हैं, आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, तो ये इंटरनल जो इसका सॉल्यूशन होता है, जो करंट फ्लो होती है, इसका सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस पेश करता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इसको हम पढ़ते हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किसका है, फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये आपका डिपेंड करता है। ये हम मिटा रहे हैं यहाँ से। पहला पॉइंट है नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अलग अलग जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट है ये लिक्विड कितना गाढ़ा है, कंसंट्रेशन, या हल्का है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अब अगर ये इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आयंस के फ्लो में ज़्यादा बाधा आएगी और इसलिए आपका जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये हम चिन्ह लगा रहे हैं, तो आपका R जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ये ज़्यादा होगा, ये चिन्ह लगा रहे हैं। कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरा, अगर इनका सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तीसरा आपका सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, अगर ये ज़्यादा है तो आयंस को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाने में, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यहाँ हम लिख रहे हैं R इज आल्सो ग्रेटर। तो सेपरेशन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप जानते हो कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लिक्विड आपका जो हल्का हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर आपका कम हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दिस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका वो कम हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। और लास्ट में जो होता है ये, अगर इसका ज़्यादा पोर्शन इसमें डूबा हुआ है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द लिक्विड। ये जितना ही ज़्यादा डूबा होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि आयंस जो होते हैं यहाँ पर आकर के कनेक्ट होते हैं, इनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली proportional to the part immersed in the liquid, to the part of electrodes
part of electrodes immersed in the liquid. ये जितना पार्ट आपका ज़्यादा डूबा होता है उतना ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से हमने आपको बताया कि आपका इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल को क्लियर किया हमने, इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये चीज़ हम आपको बताए हैं। इसके बाद जो है आपका होता है इंटरनल सेल को, हम इलेक्ट्रिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल का रिप्रेजेंटेशन सर्किट में कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इन द सर्किट, आपका जो सेल होता है उसको ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स आपको दिखाते हैं और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस तरीके से हम दिखाते हैं और इसको जो है इस तरह से एक बॉक्स में कर दिया जाता है ऐसे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसको हम अलग तरीके से भी करते हैं इस तरीके से, और ये यहाँ से ऐसे भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है और यहाँ हम ये बॉक्स नहीं बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल है। इस तरह से सेल को हम दो तरीके से सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है ईएमएफ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस आपने देखा और अब ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका जो पूरा फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये फोर्स नहीं होता, नाम से इसके आपका स्पष्ट है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जबकि ये फोर्स नहीं होता है। ये पहले का क्या कि इसकी जो डिफिनीशन दी गई थी शुरू में, उसमें था कि चार्ज को मूव करने में जो फोर्स लगता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। बाद में इसको करेक्ट किया गया, जो इसकी सही डिफिनीशन है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो नई डिफिनीशन है इसको इम्प्रूव किया गया। टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स को वर्क से रिप्लेस किया गया। टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द कंप्लीट क्लोज्ड सर्किट, पूरे सर्किट में जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। तो आइए इसको आपको हम सेल के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका सेल है और ये इस आपको हमने समझा दिया कि इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स मेटालिक होती हैं, मेटालिक में कोई भी आप लिख सकते हैं। ये आपका मान लीजिए कि हमने कॉपर को लिया है, यहाँ जिंक को लिया है, और ये आपका लिक्विड में इसमें इमर्स होता है। तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि ईएमएफ की जो दो डिफिनीशन है, पहली डिफिनीशन इसकी है जब इसमें H2SO फोर्स मान लीजिए सोल्यूशन दिया गया है, दिस इज aqueous solution, when it dissolve in its ion, positive ions deposit at one plate, positive ions start to collect on one plate and negative ions start to collect on another plate। ये प्रोसेस कैसे होती है आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ जो जरूरी है उतना आपको हम बता रहे हैं। ये एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि अगर कंसनट्रेट सोल्यूशन होगा तो ये अपना बिहेव नहीं शो करता है, कोई एसिड डिकम्पोज नहीं होती है, एसिडिक बिहेवियर को नहीं शो करती है, इसीलिए एक्वस सोल्यूशन लिया जाता है। आपको हमने डिटेल किया। और जब ये डिजॉल्व हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो H+ आयन यहाँ पर डिकम्पोज होता है, कलेक्ट होते हैं, SO4- यहाँ पर। और ये प्रोसेस एक ऐसी स्टेज आती है जबकि डिकम्पोजिशन बंद हो जाता है, कलेक्शन ऑफ
आयंस यहाँ पर बंद हो जाता है और ये तब सेल फुली चार्ज हो जाता है। तो इस स्थिति में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच का होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पहली डिफिनीशन इसकी है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज कंप्लीटली चार्ज। जब सेल पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। व्हेन सेल इज कंप्लीटली चार्ज, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज कंप्लीटली चार्ज। जब इसमें कोई भी एक्सटर्नल सर्किट नहीं जुड़ी हुई है और व्हेन सेल इज कंप्लीटली चार्ज। तो इस तरह से ये इसकी पहली डिफिनीशन है। जब सेल में कोई भी एक्सटर्नल सर्किट नहीं है, इसका अपना ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आयंस के कारण ये कलेक्ट होता है और ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है, और जब इसकी जो दूसरी डिफिनीशन है, इसको मान लीजिए कि हम किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में जो चार्ज इसके जो सप्लाई होंगे, चार्ज जो मूव होंगे, सेल इसको जो एनर्जी सप्लाई करेगा, जो सेल के द्वारा वर्क करना पड़ेगा, वो जो है आपका होता है ईएमएफ से डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से ईएमएफ इज टोटल वर्क डन। यहाँ जो दूसरी डिफिनीशन है आपकी, ईएमएफ इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट and in internal circuit to complete the one cycle. So EMF is defined as the total work done to move unit positive charge in external and internal circuit. External circuit आपका जो external resistance है और internal circuit का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो वर्क करना पड़ेगा मूव करने के लिए, वो आपका होता है इंटरनल वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल वर्क डन को मान लीजिए हमने W से डिनोट किया है। जो टोटल वर्क डन ये हो जाता है, यहाँ रेजिस्टेंस R में को यूनिट चार्ज को मूव करने में किया गया कार्य, इसको हम W से लिख रहे हैं। और वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इंटरनल सेल, दिस इज W डैश। तो टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट एंड इंटरनल सर्किट, इसी को हम ईएमएफ कहते हैं, जो टोटल वर्क होता है। और टोटल वर्क डन को आप जानते हो, टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है। टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने कहा है, इसको हम ईएमएफ से कहते हैं। दिस इज आल्सो ईएमएफ, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट ईएमएफ। ये क्या, टोटल वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। और इंटरनल में भी ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इंटरनल सेल, दिस इज V डैश। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण ये वर्क जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से आपका ये होता है कि EMF is defined as the total electric potential of external circuit and internal circuit। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। V इज टर्मिनल, आपको पूछा जाएगा, इसका बार बार यूज होगा, यहाँ क्लियर करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लिख रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन to move unit positive charge to move unit positive charge from electrodes A to B via external circuit। Terminal potential difference की definition, it is defined as the work done to move unit positive charge from electrodes A to B, यहाँ से यहाँ तक via external रेजिस्टेंस। तो
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के द्वारा डिफाइन होता है, जो ए से बी तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक नहीं, वाया शब्द यूज किया गया है, वाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये आपका हुआ और ये इंटरनल। अब आइए देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्लियर रहिएगा, दिस इज टर्मिनल, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ मैं ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसका जब यूज करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे। अब इसके बाद जो होता है, वी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम करंट फ्लो इन द सर्किट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक ही करंट फ्लो होगी, एक समान करंट फ्लो होगी, और इसलिए V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR। V की वैल्यू यहाँ से मान लीजिए कि करंट I फ्लो होती है, तो ये पूरे सर्किट में आपकी करंट फ्लो होगी और फ्रॉम A टू B ऐसे। तो ये हो गया IR। V डैश इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, यहाँ भी करंट I फ्लो होगी, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस IR प्लस R, ये आपका होता है। अब इसमें हम इसको लिख सकते हैं EMF, I अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाता है R प्लस R, और I इक्वल टू हो जाता है EMF अपॉन R प्लस R। करंट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, एक रिलेशन ये है, और दूसरा रिलेशन इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं EMF इक्वल टू V प्लस IR। यहाँ I की वैल्यू रख रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो रिलेशन आपको मिलते हैं, एक और दो। करंट जब सर्किट में ज्ञात करनी होगी तो आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, और EMF जब ज्ञात करना है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है, आपको अगर इंटरनल रेजिस्टेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखिए। इसको हम मिटा रहे हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं? इस रिलेशन से E इक्वल टू V प्लस IR। पहली वैल्यू इससे हम फाइंड करते हैं, V इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस IR। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। क्यों ऐसा होता है? ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि EMF हमेशा इससे ज़्यादा क्यों होता है? इन ये रियल सेल इट हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई भी रियल सेल है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा, और उसी के कारण आपको वर्क करना पड़ेगा, और इसीलिए आपका जो है EMF इससे ज़्यादा होता है। EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल। दिस इज टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ मैं आपको बताया अभी। EMF is always greater than terminal potential because for a real cell it offers some internal resistance and we have to do work done against the internal resistance, therefore EMF is greater than terminal potential। ये आपसे पूछा जाता है। अब हम कैसे ज्ञात करते हैं? एक तो ये आपका रिलेशन होता है टर्मिनल पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा ये है कि इसको हम क्या लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू, इसमें I करंट जा रही है IR। V इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल यही है I, और I की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखते हैं तो हो जाता है E अपान R प्लस R इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। ये तीन रिलेशन आपके ये बने हुए हैं। EMF इसका बार बार यूज किया जाएगा, ये टोटल वर्क होता है। दूसरा करंट को ज्ञात करना है तो हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं, I इक्वल टू E अपान R प्लस R। और टर्मिनल पोटेंशियल को दो तरीके से ज्ञात करते हैं, V इक्वल टू E माइनस IR, उसी रिलेशन से लिया गया सिंपल। और अगर रेजिस्टेंस के टर्म में ज्ञात करना है
तो टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा याद रखिए यही है, यहाँ हमने इसीलिए क्रॉस बना दिया था कि आपको बताएंगे। तो ये इसका पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सेम करंट फ्लो होगी आई आर। तो इस तरह से I की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ये I अपान आर प्लस आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम ज्ञात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें ज्ञात करना है उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यूजिंग इक्वेशन 1 तो ये हो जाता है आई आर इक्वल टू ई माइनस वी एंड आर इक्वल टू ई माइनस वी अपान आई। इन रिलेशंस का उपयोग या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा सही है, ये आपको याद करने हैं। अब यहाँ से E माइनस वी, आई की वैल्यू अगर हम रेजिस्टेंस के टर्म में रखें तो ये हो जाता है V अपान आर, और इसको लिख सकते हैं E माइनस वी अपान वी, और ये आपका हो जाता है R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से ज्ञात करते हैं। अब आपको यहाँ ये 2-3 चीजें देखनी है। इस रिलेशन की हम व्याख्या कर रहे हैं, E इक्वल टू वी प्लस आई आर। जब अगर इसमें सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, सेल से कोई भी करंट ड्रा नहीं की जा रही है, केस 1 है आपकी, when no current is drawing from the circuit, ऐसी स्थिति में क्या होता है, I 0 रख देंगे, I इक्वल टू 0, when no current is drawing from the circuit, E इक्वल टू EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। आपको पहली डिफिनीशन जो हमने बताया था कि जब कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही जो होता है, उससे कोई करंट नहीं ली जा रही है, तो EMF इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द फर्स्ट। और दूसरी केस इसकी है जब करंट ड्रॉ की जा रही है, व्हेन करंट इज ड्राइंग फ्रॉम द सेल, तो हमने बताया कि हम इस कंडीशन में हमेशा EMF इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। फॉर ए रियल सेल हैज़ some internal resistance. Due to this internal resistance, we have to do work against it, and EMF is greater than terminal potential. तीसरी केस इसकी होती है when cell is charging, जब सेल चार्ज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो करंट की जो दिशा है वो बदल जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, जब इससे करंट ली जा रही है, सेल करंट सप्लाई कर रहा है, तो ये इस तरीके से करंट इसमें फ्लो होती है, ये हमने बताया था। यहाँ पर आपका जो है बाहर जो है ए से बी की तरफ होता है। एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी, बट इन इंटरनल सर्किट फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए। लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो करंट जो है यहाँ से करंट की दिशा बदल जाती है ड्यूरिंग चार्जिंग। When cell is being charged, direction of current changes, and this relation can be written as EMF equal to V minus IR। और ऐसी कंडीशन में V इक्वल टू IR को इस तरफ करेंगे E प्लस IR, और V इज ग्रेटर देन EMF। ये आपका रिलेशन है कि हम इसको कैसे, 3 कंडीशन में किस तरह से EMF चेंज होता है। इसके बाद आपको कुछ ग्राफ दिए गए हैं, जिन ग्राफ को हमें प्लॉट करना होता है। सबसे पहले EMF वर्सेस R, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ये आपके समझ में आया होगा। तो अब ग्राफ आपको प्लॉट करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो पहला हम आपको बता रहे हैं, पहला ग्राफ है E वर्सेस R। EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का अगर आपको ग्राफ खींचना है
तो कैसे हम खींचेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका तो आपको जो ग्राफ खींचना है, सबसे पहला ग्राफ है ई वर्सेस आर। ईएमएफ और रेजिस्टेंस के में कैसे ग्राफ होगा, कैसे रिलेशन होगा, तो आप जानते हो फॉर ये ओपन सर्किट, पहली केस है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है सेल के द्वारा कोई भी करंट सप्लाई नहीं की जा रही, उससे कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, ये होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आपको बताया गया कि जब कोई भी करंट ड्रा नहीं की जा रही है, ऐसी स्थिति में होता है E = V। और जब कोई सर्किट है ही नहीं तो आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर की वैल्यू चाहे जितना चेंज करें। सर्किट जो ओपन सर्किट है तो कोई करंट ड्रा नहीं हो रही है, तो आर जो कैपिटल आर है आपका, इसको आप कुछ भी चेंज करें, ऐसी इसका कोई फर्क ईएमएफ पे नहीं पड़ता है, और ईएमएफ = V ये आपका हो जाता है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट फॉर ये ओपन सर्किट, और ये आपका है ईएमएफ और ये आपका है आर इस एक्सिस पर। तो ये कांस्टेंट होगा और इसका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ईएमएफ = V, ये वैल्यू आपकी V होती है। रेजिस्टेंस में आप चेंजिंग करेंगे तो ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अच्छा, दूसरी केस है आपका V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपका टर्मिनल पोटेंशियल, और इसका ग्राफ है, ये 3-4 ग्राफ है आपसे जो पूछे जा सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस आर। अब ई आर पे कैसे डिपेंड करता लिखा गया, अब टर्मिनल पोटेंशियल किस तरह से डिपेंड करता है, V वर्सेस आर। ये तो इसके लिए जो हम इसका रिलेशन लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल और आर का रिलेशन आपका बोर्ड पर लिखा गया है। इस रिलेशन में आप देखो, जब आर 0 हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल भी 0 होगा। ग्राफ खींच रहे हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके ग्राफ खींच रहे हैं। व्हेन करंट इज ड्राइंग फ्रॉम द सर्किट, करंट ड्रा की जा रही है, आपको ग्राफ खींचना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का। सबसे पहले जब हम R = 0 पुट करते हैं इसमें, तो V = 0, यानी ये पॉइंट आपका मिलता है। व्हेन R = 0, यहाँ लिख दे रहे हैं ग्राफ कैसे खींचा गया है। व्हेन R = 0, V = 0, आपको ये पॉइंट मिलता है। R को और अगर हम बढ़ाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। R को बढ़ाएंगे धीरे धीरे, कितना बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम इसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर बढ़ा रहे हैं, R = r। करंट ड्रा हो रही है, रेजिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस को 0 रखा जाए तो ऐसी कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 आता है। R को हम बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि R को इतना बढ़ा दिए, तब इस रिलेशन में क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाता है E, और R अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 + R/R, ये हो जाता है, और R आपका कैंसिल हो जाता है, ये रिलेशन आता है EMF 1 + R/R। तो R की जगह अगर हम r रख देते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं, तो हो जाता है 1, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, R/R करेंगे तो 1 हो जाएगी, और V = हो जाता है E/2। तो दूसरी केस आपकी आई है R = r जब लिया गया तो V = E/2, EMF का आधा। और ये मान लीजिए कि EMF का आधा, इस पर हम चलेंगे पोटेंशियल के लिए, और ये डिस्टेंस आपकी होती है r। r पर इसकी वैल्यू है E/2,
दिस इज E/2। कहने का मतलब जब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू आती है E/2। अब क्या करते हैं, R को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, धीरे धीरे अब R को हम जिस तरह बढ़ाएंगे, और इस रिलेशन से आप देख रहे हो कि V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर अगर R को आप बढ़ाएंगे, R की वैल्यू ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो V की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए कि R को हम इनफाइनाइट कर देते हैं, R को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है, इसके लिए ग्राफ देखते हैं। R इज इनफाइनाइट। R को जब इनफाइनाइट कर दें इस रिलेशन में, ये आपका रिलेशन था, R को इनफाइनाइट जब हम करते हैं तो इसमें इनफाइनाइट रख दीजिए, सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम। 1 + R/इनफाइनाइट। तो आप ये जानते हो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 + 1, 1 + 0, तो इस तरह से 1 ही हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में V = EMF, जो इसका मैक्सिमम जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF के बराबर हो जाता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। मान लीजिए कि ये वैल्यू EMF की है, यहाँ तक ये E/2 हुआ। और जब इस ग्राफ को हम खींचते हैं, ये धीरे धीरे इस तरह से E/2 होता है और बढ़ता है, लास्ट में जा कर के ये EMF के बराबर हो जाता है। दिस इज द ग्राफ V वर्सेस R। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए गए हैं। V माने टर्मिनल पोटेंशियल, कैपिटल R का ग्राफ है। हम R को जब बढ़ाते हैं, शुरू में हम इन दोनों को 0 लेते हैं, R = 0 अगर रखते हैं तो V = 0 आता है, सॉल्व करके दिखाया गया है। फिर R को हम बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर बढ़ाते हैं, तो इसको सॉल्व करके देखा गया, E/2 आता है। और R को जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं या फिर इनफाइनाइट कर देते हैं, तब क्या होता है, तो इसको हमने सॉल्व करके आपको दिखाया कि ऐसी कंडीशन में आपकी जो वैल्यू होती है V = EMF, ये रिलेशन आपका होता है। ये आपका ग्राफ हुआ। इसके बाद जो इसका लास्ट ग्राफ है और वो है करंट V वर्सेस I। 3 ग्राफ है। करंट का ग्राफ अगर आपको खींचना है और टर्मिनल पोटेंशियल का, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। V वर्सेस I, तीसरा ग्राफ V वर्सेस I। तो रिलेशन इसका लिख लेते हैं। रिलेशन है, आप जानते हो, E = V + IR। हमें V का ग्राफ खींचना है, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E - IR। इसका ग्राफ खींचने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, IR को पहले। तो इस तरह से इस इक्वेशन को आप देखिए, आप जानते हो यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दिस इज जस्ट लाइक Y = mx + c। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, और जो इस तरीके से होता है, ये रफ वर्क आप समझिए, ये किस तरह का ग्राफ इसका होता है। ये होता है इस तरह का ग्राफ, जहाँ m जो होता है स्लोप होता है, m इज स्लोप, m इज tan थीटा। दिस इज रफ वर्क एंड c इज इंटरसेक्शन एट y एक्सिस, ये होता है। दिस इज m इज इन दिस केस पॉजिटिव, यहाँ m आपका नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव का मतलब होता है tan थीटा आपका नेगेटिव है, और ये वैल्यू 90 से एबव आती है। इसका ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो इस तरीके से खींचेंगे, और ये लाइन जो होती है इस तरह से हो जाती है। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन मोर देन 90 डिग्री, इसलिए ये ऐसे लिखा गया है, स्लोप इज नेगेटिव। और यहाँ पर ये आपका जो ग्राफ है V और I का ग्राफ है। अगर हम इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ आपको मिलता है m = R।
और ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जो होता है वो आपका tan थीटा नेगेटिव tan माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होता है। तो इससे आपको मिलती है tan थीटा इक्वल टू r की वैल्यू जो होती है वो tan थीटा से डिनोट होगी, और c की वैल्यू आपको यहाँ से कंपेयर करेंगे, c इक्वल टू EMF। कहने का मतलब जो है आपको ये इंटरसेप्ट जो आता है c की वैल्यू E से डिनोट होती है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका आता है वो स्लोप से डिफाइन होता है, ये आपका स्लोप है। और इसकी अगर हम व्याख्या भी करते हैं, इस इक्वेशन से अगर व्याख्या करते हैं, तो अगर हम इसमें करंट मान लीजिए सेल में नहीं फ्लो हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट आपका नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है V इक्वल टू EMF। ऐसी कंडीशन में आपको बार बार इससे भी आपको डिफाइन किया गया कि जब एक्सटर्नल सर्किट नहीं जुड़ी होती है तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF के बराबर होता है। और अगर I बराबर इसमें V बराबर 0 अगर ले लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हम स्लोप ज्ञात कर लेते हैं। V बराबर 0 इस इक्वेशन में आप पुट करिए यहाँ पर, तो हो जाता है 0 इक्वल टू माइनस IR प्लस E, और I इक्वल टू यहाँ से IR इक्वल टू EMF, R इक्वल टू E अपान I विच रिप्रेजेंट द स्लोप। यही आपका स्लोप है, E अपान I स्लोप के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इस तरह से ये डिफरेंट ग्राफ्स आपको हमने एक्सप्लेन किए हैं, कंडीशंस में आपको सब एक्सप्लेन किया गया, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमें आपका वीडियो आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।